हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, और जहाँ तक मुझे याद है, जो मैं देख सकता हूँ, हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस समझ लिया था कि कैसे किसी मेटल को इलेक्ट्रो रिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज थिंग्स। तो पहली चीज़ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लेक्चर आप रिवाइज करके आए होंगे, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जितना हमने सीखा है वहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर वहाँ तक में भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस सीखा था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज हम एक और प्रोसेस सीखेंगे, दैट इज नोन एज, जिसको बहुत फेमसली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं, उसके बाद उसका जो प्रोसेस है वो भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। एक सेल यहाँ पे बनाई हुई थी जो हमें काम आती थी, ठीक है, मिल गई मुझे। ठीक है, चलते हैं बच्चे आगे। सो नाउ वी विल लुक समथिंग फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वैसे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप सभी ने सुनी और देखी होगी, समझते होंगे क्या होती है। So next heading is our, give me a second, yeah, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो बहुत बार सुना होगा ना। हिंदी में कहते हैं पानी चढ़ाना, राइट। किसी पे एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं मालूम है, सॉरी। राइट, हिंदी में, बट जो घर की लैंग्वेज में होता है ना, हम कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ा हुआ है इस पे, या किसी सिल्वर का पानी चढ़ा हुआ, प्योर नहीं है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या, बेसिकली हमारे पास एक मेटल रॉड होती है, लेट्स सपोज दिस अवर मेटल रॉड। ठीक है, ये मेटल रॉड लेट्स सपोज किसकी है, दिस इज कॉपर। ये किसकी रॉड है, सी रॉड है। और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने ना ऐसे गोल्ड चढ़ा दिया। क्या कर दिया, ऐसे गोल्ड की क्या कर दी, प्लेटिंग कर दी। ठीक है, ऐसे पूरी रॉड पे हमने इसको किससे कवर कर दिया, गोल्ड से। किससे कवर कर दिया, गोल्ड से। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो प्लेटिंग। तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, वन मेटल इज डिपॉजिटेड over the surface of another metal, over the surface of another metal with the help of electrolysis. Another metal with the help of इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिसिस, या इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। ठीक है बेटा। तो एक मेटल पे दूसरे मेटल को चढ़ा देना। अब ये कैसे होगी, तो इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन अपना करते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल क्या ले रहे हैं बेटा, एग्जांपल हमारा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using AU, लेट्स सपोज, है ना, as anode and Cu as cathode। क्या कर रहे हैं, AU को एनोड पे रखा है, Cu को कैथोड पे रखा है। तो पहले तो अपना सेल बना लेते हैं, ठीक है, यहीं पे है, फटाक से बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। हाँ, ओके, कंट्रोल सी, यहीं है कंट्रोल, यस। सो वी गॉट अ सेल। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये जो एनोड है, ये किसका बनाया हुआ हमने, गोल्ड का, जो कि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, दिस इज एनोड। जो नेगेटिव से जुड़ता है दैट इज कैथोड। और ये हमने किसका बनाया हुआ है, कॉपर का। ठीक है, ये गोल्ड का है और ये कॉपर का है। सॉल्यूशन किसका है, सॉल्यूशन है NaCl का। NaCl का सॉल्यूशन होने की वजह से इसमें Na प्लस के आयन होंगे, Cl माइनस के आयन होंगे, H प्लस के आयन होंगे, OH माइनस के आयन होंगे। और थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है ना, उनको सही से लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो Cl माइनस के आयंस होंगे, Na प्लस के आयंस होंगे, है ना, क्योंकि ये इधर भागेंगे। OH माइनस के आयंस होंगे, और H प्लस के आयंस होंगे। ठीक है, ये आयंस होंगे। अब हमें पता है हमारे जो आयंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं, आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है बच्चे, आयंस प्रेजेंट लिखेंगे तो हम इसमें लिखेंगे दीज आर Na प्लस, Cl माइनस, OH माइनस और H प्लस। तो वही कहानी,
रेस हो रही है, एनोड पे पहले कौन जाएगा? तो एनोड पे जाने के लिए, अच्छा एनोड किस, पहले तो मैं बता दूं और भी चीज़ें। क्या बता दूं? एनोड किसका बनाया है बेटा, और कैथोड किसका बनाया है? एनोड और कैथोड। तो एनोड हमने किसका बनाया है? गोल्ड का, दैट इज Au। कैथोड किसका बनाया बेटा? कैथोड बनाया हमने कॉपर का, दैट इज Cu। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोड हो गया, एनोड, कैथोड, सारा कुछ हो गया, आयंस प्रेजेंट हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट विल हैपन एट द एनोड। एनोड पे क्या होगा? तो हमने पढ़ा था, अगर एनोड पे जाने के लिए दो लोग हैं हमारे पास, कौन कौन जा रहा है? Cl माइनस जा रहा है, OH माइनस जा रहा है, पर दिक्कत ये है यहाँ पे एक और इंसान है, दैट इज Au। गोल्ड भी जाएगा। गोल्ड क्यों जाएगा बेटा? गोल्ड के जाने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड भी प्रेजेंट है। गोल्ड भी क्या है बेटा? प्रेजेंट है। गोल्ड इज एन एक्टिव मेटल। गोल्ड इज एन एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल होगा तो हमने रूल पढ़ा था, एक्टिव मेटल का ही ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड Au जो कि सॉलिड पे है, जो कि कहाँ पे है? एनोड पे है, वो क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Au प्लस में एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, और प्लस में इलेक्ट्रॉन। तो Au प्लस यहाँ पे आ गया एक और एलिमेंट जिसको जाना है वहां पे। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। किसकी बात करते हैं? रिडक्शन की। रिडक्शन किसका होगा? तो रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन पे जाने के लिए अब तीन लोग हो गए हैं, Na प्लस, H प्लस और Au प्लस। रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? Au प्लस एक्वस का। वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा? Au प्लस सॉलिड बना लेगा, सॉरी Au सॉलिड बना लेगा। लेकिन ये जो Au सॉलिड है ये कहाँ पे बने होगा? ये होगा बेटा एट कैथोड। ये कहाँ पे होगा? एट कैथोड। तो एनोड से कहाँ चला गया? कैथोड पे। तो इफ वी सम अप द होल रिएक्शन, अगर हम पूरी रिएक्शन को समराइज करें तो ये क्या हो जाएगा? Au सॉलिड जो कि कहाँ था? एनोड पे, वो जाके डिपॉजिट हो गया कहाँ? Au सॉलिड कैथोड पे। और ये जो डिपोजिशन हुआ ये किसके ऊपर हुआ है? ये जो डिपोजिशन हुआ है इसके ऊपर हुआ है। किसके ऊपर बेटा? इसके ऊपर। यहाँ पे Au आके डिपॉजिट हो जाएगा। Au सारा का सारा क्या होगा? इस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो नीचे कॉपर की रॉड है, बट ऊपर से कैसी लगेगी? गोल्ड की रॉड। नीचे कॉपर की रॉड है लेकिन हमें ऊपर से देखने में कैसी लगेगी? गोल्ड की रॉड। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दैट इज इट। दिस इज ओके। अब कुछ और इलेक्ट्रोलिसिस बचती हैं, फटाफट उनको भी देखते हैं, और ये भी देखना है ना आपको, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। अब मैं नहीं करूँगा, मतलब मैं तो करूँगा ही, मेरे को तो करानी है, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है। तो अगली हमारी है एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4। हमारा है अगला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4। ठीक है। एक्वस CuSO4 की हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। कैसे करेंगे बेटा? तो अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 करते हैं तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ भी आपसे नहीं बताया, यहाँ पे मैंने आपसे कुछ भी नहीं बताया है। तो जब आप इसको कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। ठीक है। तो पहले तो मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट आपका। आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, इसलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4, और क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बताया है, तो वी विल टेक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। वी विल टेक कौन से इलेक्ट्रोड हम लेंगे? मैंने शुरू में ही बोला था हम कौन से इलेक्ट्रोड हमेशा लेंगे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। सर ये रूल है? नहीं बेटा, जितनी बुक्स में लिखा उसमें यही मेंशन करके चलते हैं। तो एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन बना के देगा तो वो भी यही मान के चलेगा, तो हमें भी यही मान के चलना है कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हुए होंगे। अब हम बात करते हैं एक्वस CuSO4 की। एक्वस का मतलब है सोल्यूशन में है, यानी कि CuSO4 जो था, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसमें क्या पड़ा हुआ है? H2O लिक्विड। और उसने क्या बना लिया है? Cu+2 एक्वस फॉर्म में आ गया है, प्लस SO4-2 एक्वस फॉर्म में आ गया है। और इन दोनों के चक्कर में जो H2O है, जो कि लिक्विड फॉर्म में था, वो भी आयनाइज होने के बाद H प्लस एक्वस फॉर्म में आ गया है, और OH माइनस एक्वस फॉर्म में आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल आयंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट हैं वो हैं, अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। यहाँ पे Cu+2 प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्लस प्रेजेंट है, यहाँ पे OH माइनस प्रेजेंट है, और यहाँ पे SO4 2 माइनस प्रेजेंट है। ये 4 आयंस प्रेजेंट हैं। अगर मुझे सेल बनाना हो तो मैं सेल कैसे बनाऊंगा? तो लेट सपोज ये मेरी सेल रही,
ठीक है। ये हो गए मेरे किसके, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। दिस इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दिस इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। ये मेरा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 है, जहाँ से हमें कौन कौन से आयन मिल रहे हैं, हमें Cu+2 मिल रहा है, हमें H+ मिल रहा है। ये दोनों कहाँ जाना चाह रहे हैं, ये दोनों कैथोड की तरफ जाना चाह रहे हैं, इधर साइड मूव कर रहे हैं। हमें OH- मिल रहा है और हमें SO4 2- मिल रहा है। और ये दोनों कहाँ जाना चाह रहे हैं, ये दोनों एनोड की तरफ जाना चाह रहे हैं। कहाँ जाना चाह रहे हैं, एनोड की तरफ। हमारा रूल बोलता है पहले हमें कौन सी रिएक्शन लिखनी है, एनोड की। पहले हमें कौन सी रिएक्शन लिखनी है, एनोड की। तो सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन लिखेंगे। एनोड की रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एनोड पे जाने वाले दो लोग हैं, OH है और SO4 2- है। हम सभी को पता है कौन जाएगा, OH- जाएगा। OH- की रिएक्शन आपको याद हो गई होगी, नहीं याद है तो बेटा याद कर ले जाए। 2OH- दे विल गिव यू हाफ O2 + 2 H2O, और साथ में रिलीज करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस्ट की साइड में ही रहेंगे। वहीं पे बात करूँ अगर मैं कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे दो लोगों में कंपटीशन है, H+ में और Cu+2 में। हमें पता है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो कैथोड पे कौन जाएगा, Cu+2 इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, साथ में एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Cu सॉलिड। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी दैट इज, यहाँ पे हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन को। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन मिल के आ रही है दैट इज हमारी Cu+2, जो कि कौन से फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, +2 OH- जो कि कौन से फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। दे आर गिविंग अस हाफ O2 + H2O + कॉपर सॉलिड। थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे किसको, Cu की साइड कौन मिसिंग है, SO4। तो यहाँ पे SO4 2- ऐड करेंगे, यहाँ पे 2H+ ऐड करेंगे, और यहाँ पे भी SO4 2- ऐड करेंगे और 2H+ ऐड करेंगे, ताकि हमारी रिएक्शन पूरी हो जाए। क्योंकि ये आयंस मिसिंग थे, हमने नहीं निकाले, H2 में से H+ निकाल लिया, CuSO4 में से Cu निकाल लिया, इसलिए हमें ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, एडिंग बोथ साइड, ताकि इक्वेशन पे फर्क ना पड़े और जो हो रही पिक्चर वो भी क्लियर दिख जाए। तो पिक्चर क्लियर देखेंगे तो ये बन जाएगा, तो CuSO4 एक्वस, जो कि था ही था, +2H2O यहाँ पे। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, यहाँ पे हमने इनकी क्या कराई हुई है, हमने यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई हुई है। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद ये बनते हैं बेटा, दे विल फॉर्म Cu सॉलिड, जो कि कहाँ पे मिला आपको अभी, अच्छा वो अभी बात कर लेते हैं, +हाफ O2 + H2O और +H2SO4। मैंने H+ और SO4 को जोड़ के लिख दिया है, उसका भी एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। जो आपको कॉपर मिला, ये कहाँ मिला है, कॉपर मिला हमें कैथोड में, तो दिस विल बी नोन एज कैथोड प्रोडक्ट। ऑक्सीजन मिली एनोड में, तो दिस विल बी नोन एज एनोड प्रोडक्ट। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, H2SO4। इस रिएक्शन को थोड़ा सा और बैलेंस करेंगे, ये एक H2O हट जाएगा, तो थोड़ा सा और सही से इसको लिखते हुए, तो ये बन जाएगा CuSO4 एक्वस + H2O after electrolysis they gave us Cu solid +हाफ O2 + H2SO4। अब ध्यान रखेंगे सोल्यूशन में, ठीक है, पहले बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस कौन कौन से आयंस थे, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस कौन कौन से आयंस थे बेटा, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस इट वाज कॉपर +2 H+ OH- एंड SO4 2-। ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम देख रहे हैं तब कौन कौन से आयंस हैं, अगर मैं आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस की बात करता हूँ तो हमारे पास आयंस है कौन कौन से, हमारे पास आयंस है H+ और SO4 2-। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रोल किसका होता है, किसी को एसिड या बेस बनाने में, H+ का और OH- का। H+ की प्रेजेंस से कोई भी चीज़ एसिड हो जाती है, OH- की प्रेजेंस से कोई भी चीज़ बेस हो जाती है, और दोनों का प्रेजेंस होता है तो कोई भी चीज़ न्यूट्रल रहती है। यानी कि इफ H+ आर एक्सेस तो एसिडिक कैरेक्टर आता है, अगर OH- आर इन एक्सेस तो बेसिक कैरेक्टर आएगा। इफ OH- इज इक्वल टू H+,
तब कौन सा करेक्टर आता है? न्यूट्रल करेक्टर आता है। कौन सा करेक्टर आता है? न्यूट्रल करेक्टर। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे बेटा H प्लस आर मोर, ठीक है, ओ एच माइनस तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है, यहाँ पे बच ही नहीं रहे, यहाँ पे तो ओ एच माइनस है ही नहीं, राइट, नो वन इज देयर। तो H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। सॉल्यूशन विल बिकम स्लाइटली एसिडिक आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। स्लाइटली एसिडिक आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो बताइए पीएच बढ़ेगा या घटेगा एसिडिक आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस? आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस तो हमें पता है जब कभी कोई एसिडिक सॉल्यूशन बनता है तो उसका पीएच घटता है, क्योंकि पीएच 7 से कम की तरफ भागता है, घटता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज। पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज। सॉल्यूशन का पीएच क्या करेगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। ओके, नेक्स्ट इज बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 एक्वस। Electrolysis of aqueous AgNO3. Okay, this is in aqueous form. So what are the ions present in it? If we talk about ions present, so it will be, अच्छा देखो अब aqueous AgNO3 है, ठीक है, यहाँ से लिखने से पहले पहले यहाँ से कराते हैं ना, एक मिनट रुक जाओ, ये तो लिखना ही होगा, पहले इधर कर लेता हूँ। अगर AgNO3 एक्वस है, इसका मतलब AgNO3 जो होगा एक्वस ही से ही कर लेते हैं, तो ये किस में टूटा होगा? ये टूटा होगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में, और इनके साथ साथ इसने वाटर को भी इंड्यूस कर दिया होगा। वाटर किस में टूटा होगा? H प्लस में, OH माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से आयंस हो गए? Ag प्लस का एक्वस आयंस हो गया, ठीक है, NO3 माइनस का एक्वस आयन है, प्लस क्यों लगा रहा हूँ मैं, उसके अलावा यहाँ पे H प्लस का एक्वस आयन है, और यहाँ पे OH माइनस का एक्वस आयंस। तो इनके ये एक्वस आयंस प्रेजेंट है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करनी हो तो अगेन मेरे लिए सारी कहानी सिंपल है। दैट मीन्स यहाँ पे इस सेल में क्या क्या पड़ा होगा बेटा? ये रॉड किसकी होंगी? क्योंकि रॉड इसने हमसे नहीं बोली, तो रॉड अपने आप हम कौन सी मान के चलेंगे? प्लेटिनम की। रॉड कौन सी मान के चलेंगे? प्लेटिनम की। सोल्यूशन किसका है? AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन है। तो यहाँ पे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? ये क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव पॉजिटिव वाला एनोड होता है, निगेटिव वाला कैथोड होता है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा Ag प्लस और H प्लस, ये इधर जाना चाह रहे होंगे, और यहाँ पे NO3 माइनस और OH माइनस इधर आना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो इधर साइड Ag और H प्लस जाना चाह रहे हैं, इधर NO3 और OH माइनस आना चाह रहे हैं। अब आपको पता है कैसे करना है हमें? तो पहले तो कौन सी रिएक्शन लिखनी है? एनोड रिएक्शन। तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में दो लोग जाना चाह रहे हैं, एक हमारा जाना चाह रहा है OH माइनस और एक हमारा जाना चाह रहा है NO3 माइनस। हमको पता है कौन सा आयन जाएगा, तो वे विल राइट OH माइनस कितने बेटा? दो, दैट विल गिव अस हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और दूसरी साइड अगर हम कैथोड की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे दो आयंस हैं, एक तो Ag प्लस जाना चाह रहा है और एक H प्लस जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे वी विल राइट 2H प्लस, सॉरी 2Ag प्लस। तो वी विल राइट 2Ag प्लस ऑफकोर्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट गिव्स 2Ag सॉलिड। इन दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगी? फुल रिएक्शन, दैट इज 2OH माइनस एक्वस प्लस 2Ag प्लस aqueous. They has given us half O2 aqueous plus H2O प्लस 2Ag, ठीक है। अब बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ, अगर मुझे बैलेंस करके लिखना होगा तो बैलेंस करके लिखने के लिए अच्छा क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको दो H प्लस जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे दो NO3 माइनस जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे भी आपको दो H प्लस जोड़ने पड़ेंगे और दो NO3 माइनस जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है।
अगर आप इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो फुल रिएक्शन मिल जाएगी। दैट विल बी 2H2O लिक्विड प्लस 2AgNO3 एक्वस 2AgNO3 aqueous after electrolysis they are giving us half O2, that is gas, plus 2HNO3 plus 2HNO3 plus 2Ag, जिनमें से दिस इज अवर कैथोड प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? कैथोड वाला है। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? एनोड वाला है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। वाटर से वाटर चाहे आप कैंसिल कर दीजिए, वो बैलेंस हो जाएगा। मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूँ, है ना, प्लस H2O। बाद में अगर आप चाहें तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसे एक और देखते हैं फटाफट। अब मैं इतना सारा तामझाम नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे सीधे रिएक्शन लिख रहा हूँ। आप ना पूरा बना के कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे फटाफट है ना कराने सारे, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अगला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ZnSO4 एक्वस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ZnSO4 एक्वस मैं करूँगा, मेरे से पहले आप वीडियो पॉज करके देखिए इसको। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे क्या है, ZnSO4 एक्वस है, जो कि कौन से आयंस में ब्रेक होगा? दैट विल ब्रेक इनटू Zn+2 एक्वस, साथ में SO4-2 एक्वस। इनमें ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हमको पता है ये ब्रेक खाली अकेले नहीं होगा, ये H2O को भी ब्रेक कराएगा। किसमें? H+ एक्वस और OH- एक्वस में। और एक बार ये सारी ब्रेकिंग होगी, उसके बाद ये रिएक्शन आगे शुरू होगी। ठीक है, ब्रेक हो चुके हैं। अब क्या होगा? अब एनोड और कैथोड की बारी। पहले तो आयंस प्रेजेंट, कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? अगर मैं बात करूँ कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा Zn+2 इन एक्वस फॉर्म। ठीक है, प्लस क्यों लगा ही रहा हूँ। ठीक है, Zn+2 इन एक्वस फॉर्म, SO4-2 इन एक्वस फॉर्म, H+ इन एक्वस फॉर्म, NO3- इन एक्वस फॉर्म। अब अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड। ठीक है, एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे कौन कौन है? एनोड पे दो लोग हैं। एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे कौन कौन है बेटा? एनोड पे हमारे पास दो लोग हैं। एक तो है कौन एनोड पे जाने के लिए? एक है हमारे पास OH- और दूसरा है हमारे पास SO4 2-। हमें पता है OH- SO4 2- में OH- की पोलैरिटी है, तो 2OH- जो कि एक्वस है। ठीक है, दे विल गो टू एनोड एंड विल फॉर्म 2 हाफ O2 गैस। ओके, हाफ O2 गैस प्लस they will give us H2O liquid and 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि जो कैथोड है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? कैथोड पे जाने के लिए दो लोग हैं, Zn+2 और H+। रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन सीरीज में नीचे आता है। तो दैट विल 2H+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज गिव अस H2। ओके, दैट इज गिव अस H2 गैस। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद लिखेंगे, सो इट विल बी लाइक H+ और OH- को एक साथ जोड़ के जैसे ही आप लिखेंगे, इट विल फॉर्म 2H2O लिक्विड। दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और हो गई क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपको मिलता है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस प्लस H2O। ठीक है, एक H2O से एक H2O कैंसिल हो जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एनोड प्रोडक्ट क्या है, तो एनोड प्रोडक्ट इज O2 गैस। एंड व्हाट इज कैथोड प्रोडक्ट? कैथोड प्रोडक्ट क्या है? कैथोड प्रोडक्ट इज H2 गैस। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। सिंपल सिंपल सी कहानी है, चलती चली आ रही है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। हमें ये भी देखनी थी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3COO Na। सो नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3COO Na। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3COO Na। दिस इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज आल्सो नोन एज कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहलाती है? कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, कोल बेस। तो इसमें क्या होता है? अगेन एक्वस सॉल्यूशन है, तो फटाफट हम पता करेंगे क्या क्या होने वाला है। तो CH3COO Na एक्वस की अगर हम बात करते हैं, तो
इस एक्वस में क्या क्या होगा बेटा, ये ब्रेक होगा CH3 COO माइनस एक्वस में और Na प्लस एक्वस में, तो ये दो आयन होंगे। इनकी वजह से जो वाटर है हमारा वो भी टूट जाएगा। वाटर जो हमारा लिक्विड फॉर्म में था उसको भी कुछ आयंस मिलेंगे, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब मैं इलेक्ट्रोड नहीं बना रहा हूँ, वहां से आप खुद ही समझ लीजिएगा क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टोटल आयंस प्रेजेंट हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रोड हमने मेंशन नहीं किए तो आपको पता ही होगा कौन से इलेक्ट्रोड लेने हैं। अगर आयंस की बात करूंगा तो आयंस मेरे पास यहाँ पे CH3 COO माइनस है हमारे पास एक्वस फॉर्म में, हमारे पास Na प्लस है एक्वस फॉर्म में, हमारे पास H प्लस है एक्वस फॉर्म में, और हमारे पास OH माइनस है एक्वस फॉर्म में। ये चार हमारे पास आयंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और उसके बाद की बात करें तो सबसे पहले हम लेट सपोज कहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे, एनोड से। अगर हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड पे दो आयंस जाने वाले हैं। कौन कौन से हैं जाने वाले हैं, CH3 COO माइनस एक्वस जाने वाला है और OH माइनस एक्वस जाने वाला है। सर CH3 COOH को तो हमने पढ़ा भी नहीं था, लिस्ट में कहाँ है, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा और ना ही हमने लिस्ट में मेंशन किया है। ये एक स्पेशल प्रोसेस है, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पे करा दे रहा हूँ। CH3 COOH के केस में कौन जाएगा, CH3 COO माइनस, तो यहाँ पे कौन जाएगा, CH3 COO माइनस। ये क्या करेंगे बेटा, ये दोनों के दोनों रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 COO, ठीक है। साथ में रिलीज करेंगे टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज द एनोड प्रोसेस, एनोड पे। अब क्योंकि ये रेडिकल है, रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, ये ऐसे ही नहीं बैठेगा, ये फर्दर आगे ब्रेक डाउन हो जाएगा। रेडिकल्स डिकम्पोज वेरी रीडली, रेडिकल डिकम्पोज रीडली, बहुत आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं, बहुत तेज रिएक्ट करते हैं। तो होगा क्या इसकी वजह से, नाउ व्हाट विल हैपन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, देन देयर आफ्टर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 COO radical, they will release two molecules of CH3 radical along with CO2 gas, along with CO2 gas of two molecule of CH3 radical and two molecule of CO2 gas। तो हमें एनोड पे क्या मिलेगा, हमें एनोड पे एक प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज एनोड प्रोडक्ट, दिस इज एनोड प्रोडक्ट। एक चीज ध्यान रखेंगे, एन फैक्टर जो यहाँ पे होगा CO2 के लिए, क्या होगा बेटा, एन फैक्टर जो यहाँ पे होगा CO2 के लिए वो कितना हो जाएगा, तो आई विल राइट एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 फॉर CO2। 1 कैसे हुआ सर, आपने ये कैसे 1 निकाला, तो देखो उसका रीजन ये है बेटा कि 2 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड, 2 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड, कैसे बनी है, यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके 2 मोल CO2 बनी है। सो 2 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट थिंग। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए, उनकी वजह से 2 मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म हुई है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग इज राइट, यूजिंग 2 मोल इलेक्ट्रॉन मुझे बोलना चाहिए, बट अभी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल में यहाँ पे लिख दूँ तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर क्या होगा बेटा, CH3 जो रेडिकल हैं, जो दो CH3 रेडिकल्स आपस में घूम रहे थे, ये रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, CH3 दैट इज वी कॉल एज C2H6, दिस इज ऑल्सो अ गैस, ठीक है। चाहे आप इसको CH3 लिखिए, ठीक है, और आप इसको क्या लिखते हो, C2H6, दोनों ही करेक्ट फॉर्म है, ठीक है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। दैट इज ऑल्सो योर एनोड प्रोडक्ट, ये भी आपको कहाँ मिलेगी, एनोड पे, दैट इज ऑल्सो एनोड प्रोडक्ट। और यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे जो एन फैक्टर है वो बेटा हो जाएगा 2, एन फैक्टर इज इक्वल टू 2 फॉर C2H6। अब वो क्यों, क्योंकि हमें एक मॉलिक्यूल CO2 रिसीव हुई है, वी रिसीव 1 molecule of CO2 from 2 electrons, 1 molecule of C2H6 is formed using 2 electron, is formed using 2 electrons। आई होप समझ आता है। सो दिस इज एनोड पार्ट। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे तो हमारे पुराने खिलाड़ी कौन कौन है वो, एक तो है Na प्लस और दूसरे हैं H प्लस, और आपको पता भी कौन जाएगा, तो 2 H प्लस जाएंगे जो कि एक्वस फॉर्म में है, फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में। नाउ दिस इज कैथोड प्रोडक्ट। ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, कैथोड पे मिल रहा है, तो दिस इज कैथोड प्रोडक्ट। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 3 प्रोडक्ट निकलते हैं जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, 2 एनोड होते हैं और एक कैथोड होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ओवरऑल रिएक्शन लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे आप समझ ही गए कि क्या लिखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2। तो एन फैक्टर 2 क्यों हो गया, बिकॉज
one molecule of H2 is formed using 2 electron. Is formed using 2 electron. H प्लस के लिए n फैक्टर 1 है क्योंकि दो आयंस 2 इलेक्ट्रॉन से इस्तेमाल हो रहे हैं, बट H2 के लिए तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, पूरी रिएक्शन में नहीं लिखूंगा क्योंकि उसका इस्तेमाल है नहीं। चलें आगे। नेक्स्ट इज बच्चे इंपॉर्टेंट केसेस लेकर आना जरूरी है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बस हमारा इन्हीं के साथ खत्म हो जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस जितनी भी थी। डाइल्यूट H2SO4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे? डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ये है जो H2SO4 है हमारा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड, सो इट विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड HSO4 माइनस। और H2O का ब्रेकेज तो आपको पता ही है, H2O किसमें ब्रेक होता है, दैट इज H प्लस एंड OH माइनस। So this is the breakage that is going to happen. Okay. Now there are two cases. हमें दोनों केसेस ध्यान रखना है। पहला केस होगा बच्चे लो चार्ज डेंसिटी। पहला केस क्या होगा? लो चार्ज डेंसिटी में हमने एक याद कीजिए, अगर नहीं याद है तो पिछली पीडीएफ में देखिएगा, वहां पे रोज लिखाया था, जहां पे हमने बोला था ना H2SO4 के केस में स्पेशल केस है। ये वही स्पेशल केस है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, तो पहले केस में क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि वी आर यूजिंग हाई लो चार्ज डेंसिटी, यूजिंग low charge density. So we are using low charge density, so we have two things. First is anode, यहाँ पे मिलता है आपको HSO4 माइनस और OH माइनस, और यहाँ पे क्या होगा 2OH माइनस गिव्स हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और कैथोड पे जाने के लिए दोनों साइड क्या है, H प्लस। कैथोड पे जाने के लिए दोनों साइड क्या है, H प्लस। तो कैथोड के लिए तो सिंपल हो जाएगा हमारा काम, कैथोड इज इक्वल टू H plus, so it will be 2H plus gives, sorry, 2H plus plus 2 electron, so it will be 2H plus 2 electron, that will give you what, H2 gas। Okay, so this is using low charge density। ये इक्वेशन हो जाएगी, बाद में बैलेंस कर लीजिएगा, मतलब अब तो इक्वेट साथ में जो लिखी जाती है वो तो लिख ही लेंगे आप। सेकंड केस ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हम उसको पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सर हमें कौन सी करनी होगी, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस पर मेंशन होगा साथ साथ। ठीक है, केस टू इज यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी। अगेन दो लोग होंगे, वन विल बी एनोड। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा हमारे 2OH माइनस, सॉरी एनोड पे जाएंगे हमारे HSO4 माइनस और OH माइनस। अगर पिछली बार OH माइनस गया था तो इतना तो अब सभी को समझ ही आएगा कि इस बार कौन जाएगा, HSO4 माइनस। एनोड पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ HSO4 माइनस जाएंगे और ये मिलके बनाएंगे H2H2O8, ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, डाइथायोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट। और साथ के साथ एक और प्रोडक्ट जाएगा हमारा 2OH माइनस, जो कि जाएगा तो क्या बनाएगा H2O प्लस हाफ O2, H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस विल हैपन। ठीक है, अब ये सर साथ में हो रहा होगा क्या, तो नहीं, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इट विल फॉर्म ओनली वन फर्स्ट रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जब ऊपर वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही होगा, और ये होगा जरूर, वन फर्स्ट रिएक्शन इज कंप्लीटेड। और कैथोड की कहानी तो सिंपल सी है, वही हमारे दो प्यारे, यहाँ पे तो एक ही है कैथोड पे जाने वाला H प्लस,
वो चुपचाप अपना है चला जाएगा, 2H प्लस, that will receive 2 electrons and get converted into H2। आई होप समझ आता होगा आपको। अब मैं अगर इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ दूं, सम अप कर दूं, ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, तो दैट सम अप करते मैंने। गिव मी अ मोमेंट। केस वन यहाँ करते हैं, ठीक है। एक ही मैं बच्चे इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है, जगह बचाने के चक्कर में नहीं हूँ, बहुत सारी स्पेस है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन फाइनली, यू विल गेट, अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ऐड कर दूं HSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स को, क्या करूं, HSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दूं, तो यू विल गेट H2H2OH, जो कि उधर आपको देखने को मिल ही रहा था। अलॉन्ग विथ यू विल गेट H2O, ओके, H और OH ऐड हो जाएंगे, तो यू विल गेट H2O। दे हैव गिवन यू H2SO4 प्लस H2SO5, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और H2SO5 जो है फाइनल रिएक्शन जो होगी, मैं वो बता रहा हूँ। H2SO5 जो है वो पानी को पाने के बाद इट विल गेट ब्रेक इनटू H2SO4 एंड H2O2। दीज आर द रिएक्शन, जो आप प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है, एनोड और कैथोड के नाम पे, और जो ओवरऑल रिएक्शन होती है यूजिंग लो चार्ज डेंसिटी एंड हाई चार्ज डेंसिटी। इसके साथ जितने भी हमको इलेक्ट्रोलिसिस वाले कराने थे वो सारे हमारे कंप्लीट होते हैं। हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम चलते हैं फैराडे लॉस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं बेटा, फैराडे लॉस। तो हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चल रहे हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ। तो फर्स्ट हेडिंग हमें पड़ेगी, क्या पड़ेगी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इज अवर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है बच्चे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फैराडे के 2 लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस से लेके, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। इलेक्ट्रोलिसिस का सेल डायग्राम बना देता हूँ, जो कि कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर। we'll make one and then we'll make another, क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार ना, तो इधर ही बना के रख लेते हैं। अभी बार बार के ऊपर कौन जाएगा उठाने। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पहला लॉ और दूसरा लॉ, राइट। तो क्या बोलता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो पहले अगर मैं पहले लॉ की बात करूं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये क्या कहता है बच्चा, ठीक, कि व्हेन वी पास लाइक, है ना, या वी कैन से द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, पहले मैं लिख देता हूँ, है ना, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, the amount of substance deposited on an electrode, the amount of substance deposited on any electrode is directly proportional to the amount of current, proportional to the amount of current supplied to it, amount of current supplied to it। देखो बच्चे, सिंपल सी कहानी है। हमको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से
किस में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हम देते हैं करंट या इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या देते हैं? करंट, और वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से चार्ज। आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज। इससे होता क्या है? मटेरियल डिपॉजिट होता है। वो भी कहाँ पे डिपॉजिट होता है ये भी देखा, मटेरियल डिपॉजिटेड एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे। मटेरियल डिपॉजिटेड एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। फैराडे ने क्या किया? फैराडे ने इसी को स्टडी किया कि मटेरियल कितना डिपॉजिट हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड या अमाउंट ऑफ करंट सप्लाइड, कुछ भी कह दीजिए। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, और वी कैन से चार्ज सप्लाइड। कितना हम करंट या कितना चार्ज उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो भाई फैराडे ने स्टडी की कि क्या रिलेशनशिप आता है। तो उन्होंने बोला डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। सो ही सेड कि W जो है हमारा, W is the weight deposited on any electrode that is directly proportional to I, that is current passed through that electrode. Weight deposited at any electrode, W is the amount of, sorry, W is the weight of substance. W is the weight of substance deposited at any electrode. W is the weight of substance deposited at any electrode. Okay. And what about I? I is the amount of करंट पास्ट। कितनी करंट आपने पास की। आपको पता है जो आई होता है, आई इज डायरेक्टली, ठीक है? तो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डब्ल्यू इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी क्यों? फॉर द टाइम, कितने टाइम के लिए, ठीक है? टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ट, टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ट। कितने टाइम के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, ठीक है? सो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे तो वी विल गेट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो W इज इक्वल टू जेड आई टी। W इज इक्वल टू जेड आई टी, ठीक है? एक इक्वेशन, ठीक है? यहाँ पे मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला, Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम 2 मिनट में डिफाइन करें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z हमारा क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो लेट्स सपोज इफ मैं क्या बोलूँ, दिस इज इक्वेशन, लेट्स सपोज दिस वाज फर्स्ट, दिस वाज सेकंड, दिस विल बी थर्ड। तो मैं क्या बोलूँ, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट का मतलब I इज इक्वल टू 1, इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, यानी कि हम सॉल्यूशन से क्या कर रहे हैं? 1 एम्पियर की करंट भेज रहे हैं फॉर 1 सेकेंड। कितनी देर के लिए? फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए सॉल्यूशन से भेज रहे हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा? 1, ठीक है? 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं। देन अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिटेड इज W। देन अमाउंट ऑफ weight deposited is equal to electrochemical equivalent. Weight deposited is the electrochemical equivalent. Then amount of weight deposited is the electrochemical equivalent. यानी कि तब जितना weight deposit होगा वही उस सेल के लिए electrochemical equivalent रह जाएगा। यानी कि लेट्स सपोज हमने उस सेल से पास किया तो हमें पता है W इज इक्वल टू जेड आई टी। अगर I1 हो गया, T1 हो गया, 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट फ्लो कराई है, तो W और Z क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है जितने ग्राम ये डिपॉजिट होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऐसी कंडीशन में, ठीक है? व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकंड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिखना हो तो लिख लें। व्हेन 1 एम्पियर ऑफ
current is passed through an electrolytic solution for 1 second, then amount of substance deposit is the electrochemical equivalent. इसी को हम बोलते हैं electrochemical equivalent, जो सबके लिए अलग अलग होता है. This is the electrochemical equivalent which is different for every cell. Got it? आई होप यहाँ तक समस्या नहीं होगी. ठीक है, अब इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं, बट इसका जितना भी एलेबोरेशन है वो हम अगली क्लास से करेंगे, क्योंकि हमें ना बहुत सी चीज़ें खोलनी है, सो दैट इस क्लास के बीच में टॉपिक ना रह जाए. तो फिलहाल के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं. जब अगली क्लास में मिलेंगे तब इसको हम थोड़ा और डिटेल में ओपन करेंगे. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.